नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीयो भाग है जो आपके संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका चैप्टर 9 सप्तभगिनी है। इस पाठ का हमने बच्चों हिंदी ट्रांसलेशन सीखा, साथ ही सभी अभ्यास प्रश्नों को हमने समझा। ठीक है बच्चों, और आज की कक्षा में हम जो चैप्टर 15 के पश्चात परिशिष्टम हेडिंग से पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 पर जो परिशिष्टम हेडिंग से बच्चों जो व्याकरण का कुछ पाठ दिया गया है, व्याकरण में सबसे पहले यहाँ पर संधि को समझाया गया है बच्चों। तो आज की कक्षा में हम संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों, वो समझेंगे। ठीक है, तो व्याकरण के कुछ टॉपिक्स हल करेंगे हम। चैप्टर 9 तक हमने टेक्स्ट सभी चैप्टर्स समझे और क्वेश्चन आंसर्स हल किए, और कुछ पार्ट हम व्याकरण के करेंगे। उसके पश्चात पुनः हम हमारे चैप्टर्स करेंगे। ठीक है ना। तो आज पेज नंबर 116 पर जो संधि हेडिंग से जो दिया गया है टॉपिक, उसको समझते हैं बच्चों। तो जो संधि पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हिंदी में शाब्दिक अर्थ यदि हम ले तो संधि का एक संक्षिप्त रूप में अर्थ होगा बच्चों मेल, और संस्कृत में बोलूँ तो वर्ण मेलनम, यानी कि वर्ण में क्या क्या आते हैं, स्वर और व्यंजन, यानी कि वर्णों का जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है ना। तो संस्कृत में पूरा ये दिया गया है संधि के बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में समझा देती हूँ, उसके बाद हम जो इस टॉपिक में लिखा है उस पर चलते हैं बच्चों। तो संधि जो शब्द है बच्चों, उसमें यदि हम विच्छेद करते हैं तो उसमें सम प्लस धा प्लस की, यानी कि सम इसमें क्या है, उपसर्ग होता है, और धा इसमें धातु है, की इसमें प्रत्यय है। ठीक है। संक्षेप में शाब्दिक अर्थ मैं बता चुकी हूँ। इसका अर्थ होता है, हिंदी में यदि बोलेंगे तो संक्षेप में संधि का अर्थ होता है मेल, और संस्कृत में संक्षिप्त में बताना हो तो वर्ण मेलनम, यानी कि वर्णों का मेल होता है, वही उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और यदि मैं हिंदी में जो संधि की परिभाषा अब तक आपने पढ़ी है बच्चों, क्या पढ़ी है आपने, कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात संधि क्या है, ध्वनियों का मेल है। ठीक है ना। तो व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है बच्चों कि वर्ण विकार, अर्थात यह वर्ण विधि है, दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर जो व्यवधान रहित सामीप्य या उनकी जो निकटता होती है ना, संहिता होती है, उससे जो वर्ण विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। कुछ और भी संक्षेप में बताऊं कि वर्णों की अत्यंत या अतिशय जो समीपता होती है उसको क्या कह सकते हैं, हम संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो हिंदी और संस्कृत में मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया आपको संधि को समझाने का, और संस्कृत में यहाँ जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी अब हम समझ लेते हैं। तो संधि हेडिंग से लिखा है, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखी है बच्चों, तो पढ़ते हैं हम। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत्संधि इति, यानी कि जो संधि होती है, तो आपने बच्चों देखा होगा, यहाँ पर भी देखिए यथा में जो लिखा है विद्या प्लस आलय। ठीक है ना। तो ये जो प्लस का चिन्ह लगा है, सिंबल लगा है प्लस का, उसके जो लेफ्ट साइड में जो विद्या लिखा है, विद्या वाला पद क्या कहलाएगा, पूर्व पद कहलाएगा। ठीक है। और जो आलय लिखा है वो पद कैसे क्या कहलाता है, प्लस के राइट साइड वाला, वो कहलाता है पर पद कहलाता है। संधि में दो पद होते हैं, पूर्व पद और पर पद। ठीक है ना। तो विद्या शब्द पूर्व पद में है और आलय पर पद में है। ठीक है। तो ये जो संस्कृत में ये परिभाषा वो क्या बोल रही है कि पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन, यानी कि पूर्व में जो पद है उसका जो अंतिम वर्ण होता है वो, और समम उसके सामने ही उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य, जो उत्तर जो पद है उसका जो सबसे पहले वाला जो वर्ण है, उन दोनों के मेलनेन, उन दोनों के मेल से यत् परिवर्तनम भवति, जो परिवर्तन होता है वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यथा करके जो एग्जाम्पल दिया गया बच्चों उसको हम समझ लेते हैं।
विद्या प्लस आलय है। विद्या शब्द अभी पूर्व में बताया था, ये क्या है, पूर्व पद है, और आलय क्या है, परपद है। अब जो हमारी परिभाषा क्या बोल रही है, पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन, यानी कि पूर्व पद यानी कि जो विद्या है उसका जो अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण में अंतिम में क्या साउंड आ रही है, विद्या, आ की साउंड आ रही है, ठीक है। और परपद है आलय है। आलय का जो पूर्व पद क्या कहलाएगा, सबसे पहले साउंड किसकी आ रही है, आलय में आ की आ रही है, यानी कि यहाँ पर आ प्लस आ मिलकर के क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। तो इसको और भी संधि विच्छेद करके दिखाया गया बच्चों। देखिए विद्या, विद्या को यदि हम तोड़ते हैं तो उसमें लिखा है वी द हलंत वाला, य हलंत वाला, और ये में आ मिला हुआ है, ठीक है ना। प्लस और आलय को भी तोड़िए, आलय का पूर्व पद कौन सा हुआ, आ, और लय है, ठीक है। तो आ प्लस आ मिलकर के क्या बन गया, इसमें संधि जब हुई तो क्या हो गया, इसमें आ ही रह गया, ठीक है ना। तो विद्या प्लस आलय कंप्लीट करके संधि विच्छेद करके जो मूल पद बनेगा वो क्या बनेगा, विद्यालय, ठीक है। एवमेव, इसी प्रकार से और भी उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। यदि प्लस अपि मिलकर के क्या बनता है, यद्यपि। कवि प्लस इंद्रः बराबर क्या बना, कविंद्र है, ठीक है बच्चों। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं संधि के, ठीक है। और सामान्यतः संधि त्रिविध, सामान्यतः जो जनरली संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तद्यथा, और वो कौन कौन सी है, उनके नाम दिए गए हैं बच्चों। क में दिया लिखा है स्वर संधि अच संधि व, स्वर संधि और अच संधि, यानी कि जो स्वर संधि है और अच संधि उसी में मिला दी गई है, ठीक है ना। तो मूल रूप से हिंदी में भी हमने सीखा है कि संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। लेकिन संस्कृत में संधि के 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन जो अच संधि है वो स्वर संधि में मिला दी गई है, और हल संधि व्यंजन संधि में मिक्स कर दी गई है, ठीक है। तो मूल रूप से यदि हम बोलेंगे तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इसके भेद कहे जाएंगे, ठीक है। और चलते हैं हम इसके पश्चात स्वर संधि को थोड़ा सा डिटेल करके समझाया गया है बच्चों। तो समझते हैं हम स्वर संधि क्या लिखा है। स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में लिखा है बच्चों, इसकी परिभाषा लिखिए सर्वप्रथम। तो हम समझ लेते हैं स्वर संधि की परिभाषा क्या है। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम, यानी कि जो स्वर वर्ण है उसके साथ में स्वर वर्ण का जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर का स्वर से जो मेल होगा, यानी कि पूर्व पद में भी स्वर होगा और पर पद के पूर्व में भी क्या होगा, स्वर होगा, और इन दोनों को जब हम संयुक्त रूप से मिलाएंगे तो जो शब्द वो संधि क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। संस्कृत भाषायाम स्वीकृता स्वर वर्णा इमे सन्ति। जो संस्कृत भाषा है बच्चों उसमें स्वीकृत किए गए स्वर वर्ण ये हैं, कौन कौन से हैं, संस्कृत भाषा में कौन कौन से स्वर सम्मिलित किए गए हैं, वो है बच्चों अ, आ, ई, उ, री, और री जो दीर्घ वाला है बच्चों इसमें साथ ही में जो थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, इसमें जिस तरह से ल के नीचे री की मात्रा है वो डबल करके आ जाएगी, ठीक है। और ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो कितने इसमें स्वर दिए गए हैं, अ से लेकर के औ तक, ठीक है। इसके पश्चात जो स्वर संधौ एतेषाम परस्पर मेलनम भवति। स्वर संधि में इनका जो है परस्पर मेल होता है, यानी कि स्वर संधि में पूर्व और परपद दोनों में ये जो मैंने अभी संस्कृत के जो स्वर बताए हैं वो ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अत्र केचित विशिष्टा संधेय उल्लेखनीय, और यहाँ पर कुछ विशिष्ट जो संधियाँ हैं जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है बच्चों उनको उल्लेख किया गया है, ठीक है, डिटेल में थोड़ा समझाया गया है, ठीक है। तो स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर आई है, इसमें जो दी गई है वो है दीर्घ संधि, ठीक है। तो हम दीर्घ संधि के विषय में चर्चा कर लेते हैं बच्चों। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दीर्घ संधि के बारे में लिखा है यहाँ पर अ, ई, उ, री ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्यः परम अ, ई, उ, री वेति ह्रस्वा दीर्घा वा वर्णा भवन्ति चेत तयो मेलनम दीर्घ भवति, ठीक है ना। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों कि अ, ई, उ, री ये जो वर्ण है बच्चों, स्वर जो हैं उनके ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्य,
यानी कि ह्रस्व, यानी कि जो संस्कृत में लघु और दीर्घ दो प्रकार के वर्ण भी होते हैं, ठीक है ना। तो इनके ह्रस्व और दीर्घ दोनों इनके वर्ण होते हैं, ठीक है। तो जब अ ई उ री आते हैं तो उनके ह्रस्व वर्ण को दीर्घ वर्ण मेल करने पर हो जाता है, मेलनेन दीर्घ भवति, यानी कि ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण दोनों मिलकर के जो संयुक्त करने पर जो वर्ण बनेगा वो दीर्घ होगा और वो संधि क्या कहलाएगी, दीर्घ संधि कहलाएगी। सूत्रम, जो सूत्र है इसमें जो लगता है संस्कृत का सूत्र वो है अक सवर्णे दीर्घ है, अकह सवर्णे दीर्घ है। अकह, अक मीन्स अक, अक के अंतर्गत जो स्वर आते हैं बच्चों वो होते हैं अ ई उ री और री, ठीक है ना। कौन कौन से आते हैं अक के अंतर्गत वर्ण, वो है अ ई उ री और री, ठीक है ना। और सवर्ण का अर्थ होता है बच्चों समान और दीर्घ यानी कि दीर्घ। कहने का तात्पर्य कि अक के सवर्ण होने पर, अक सवर्ण दीर्घ का अर्थ होगा बच्चों कि अक के सवर्ण होने पर दीर्घ एकादेश होता है, ठीक है ना। यानी कि जो अ ई उ री और री इनके सामने यदि वापस सेम यही वर्ण आते हैं तो इसमें दीर्घ एकादेश होता है, ठीक है ना। तो दीर्घ एकादेश अ और अ दोनों यदि सामने आया तो अ का दीर्घ क्या होता है, आ होता है। उसी प्रकार ई का दीर्घ होता है ई, ठीक है ना। तो इस प्रकार दीर्घ एकादेश होता है दीर्घ संधि में। उदाहरणानि, कुछ उदाहरण दिए गए बच्चों उनको समझ लेते हैं हम, ठीक है ना। तो उदाहरण में दिए जैसे लिखा है बच्चों मुर प्लस अरी, क्या लिखा है मुर प्लस अरी, और क्या बना है मुरारी, ठीक है। तो अब आप देखिए बच्चों मुर में अंतिम जो पूर्व पद है मुर है और पर पद कौन सा संधि का, अरी, ठीक है ना। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है अ, और अरी में सबसे पहला वर्ण कौन सा अ, तो अ प्लस अ मिलकर के यहाँ पर मुरारी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने दीर्घ संधि में पढ़ा है कि जो अक के सवर्ण होने पर दीर्घ एकादेश होता है, ठीक है ना। तो अ का दीर्घ क्या हुआ आ, इसीलिए यहाँ पर मुर प्लस अरी मिलकर के क्या बन गया मुरारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पाठ प्लस आरंभ है। अब पाठ का अंतिम वर्ण क्या है अ, और इधर आरंभ में आ पहले आ रहा है, ठीक है। तो अ प्लस आ मिलकर के क्या बन गया, यहाँ पे दीर्घ बनाना है हमें, तो अ और आ में दीर्घ क्या हुआ आ होगा, ठीक है। तो जब संयुक्त रूप से मेल करेंगे तो बन जाएगा पाठारंभ है, ठीक है। इसी प्रकार दक्षिण प्लस अयनम, ठीक है ना। तो दक्षिण प्लस अयनम दक्षिणायनम। नेक्स्ट है स्वराज्य प्लस आंदोलनम, अ प्लस आ मिलकर के क्या बना आ हो गया, तो स्वराज्योंदलम। नेक्स्ट है कवि प्लस इंद्र है। अब कवि में छोटा ई है और इधर वापस इंद्र में भी छोटा ई, ठीक है ना। ई प्लस ई मिलकर के क्या बन गया बड़ा ई बना है इसमें, क्योंकि दीर्घ बनाना है हमें, ठीक है ना। तो कवि प्लस इंद्र क्या बन जाएगा कवींद्र है, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर बच्चों। इसी प्रकार मुनि प्लस ईश्वर है मुनीश्वर है, मही प्लस इंद्र है महींद्र है, मही प्लस ईश्वर है महीश्वर है, भानु प्लस उदय भानुदय है, लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी, वधु प्लस उदय वधूदय, और पितृ प्लस ऋणम पितृणम, ठीक है बच्चों। और सामान्य प्रक्रिया जो यहाँ पर हुई है वो इसमें समझाई गई है। और कैसे हुई है देखिए, अ प्लस अ मिलकर के दीर्घ बना आ, अ प्लस आ यानी कि पूर्व पद में अ है और पर पद में आ होगा तब भी आ होगा, ठीक है। आ प्लस अ तब भी आ होगा, यानी कि पूर्व या पर कहीं पर भी यदि लघु लघु वर्ण आ रहे हैं तब भी दीर्घ होगा, और पहले लघु फिर दीर्घ आ गया तब भी दीर्घ, ठीक है ना। और आ प्लस आ सेम दीर्घ आ गया तब भी दीर्घ ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन बॉक्स है बच्चों इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो में अ प्लस अ बराबर अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। इसी प्रकार ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई, और ई प्लस ई बराबर ई। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि लघु व्यंजन हो चाहे दीर्घ व्यंजन हो,
ह्रस्व यानी कि लघु मीन्स ह्रस्व व्यंजन हो, ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, लास्ट में अंतिम रूप से एकादेश किसका होगा? दीर्घ एकादेश होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार ऊ वाला समझाया गया है, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ और ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। ठीक है। इसी तरह से री प्लस री बराबर में दीर्घ री, ये री का जो बना हुआ है सिंबल वो देखिए बच्चों, जो ह्रस्व री होता है उसमें सिंपल आपको री जैसा आपको बनाना था वैसा बनाया गया है, लेकिन जो दीर्घ री होगा उसमें आपको एक शेप और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हल्का सा सी की तरह से एक और उसमें लगेगा। ठीक है। और री प्लस री बराबर उसमें भी री दीर्घ वाला री हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हमने संधि किसे कहते हैं, संधि की को हिंदी परिभाषा में सरल भाषा में समझा हमने, साथ ही संधि को संस्कृत भाषा में उसकी क्या परिभाषा होती है वो समझा, संधि के भेद कितने होते हैं वो समझे बच्चों, और स्वर संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ संधि को समझा। ठीक है। स्वर संधि के अंतर्गत कुछ और भी मुख्य संधियाँ हैं बच्चों, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं और संधि के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।